जय हिंद दोस्तों, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। बहुत ही इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन लेकर के आपके लिए आया हूँ कि ज्वाइनिंग से पहले क्या क्या दस्तावेज तैयार करने हैं। एनरोलमेंट लिस्ट आपकी आ रही जैसे ही आज हुई है, उसके साथ ही बहुत सारी क्वेरीज भी बच्चों की बढ़ गई है, कैंडिडेट्स की, कि ज्वाइनिंग से पहले हमें क्या क्या प्रिपरेशन करके जाना है। तो सबसे पहले मैं आपको कॉमन क्वेरीज जो है आपकी फ्रिक्वेंटली आस्किंग आस्क्ड क्वेश्चंस जो हैं उनके ऊपर चर्चा करना चाहूँगा। गाइस, सबसे पहले किसी ने मुझे पूछा है कि स्टैंड बाई कितनों का क्लियर हो जाएगा सर। एक्चुअली देखो, ऐसा है, मैं बता देता हूँ। स्टैंड बाई के लिए वैसे कोई हार्ड एंड फास्ट प्रोविजंस नहीं होते हैं, कोई एक क्लियर गाइडलाइन कभी नहीं होती है। स्टैंड बाई पहले भी निकाला जाता रहा है। स्टैंड बाई का मीनिंग है कि जो कैंडिडेट्स वहाँ पे ज्वाइन नहीं कर रहे हैं, राइट। और जो कैंडिडेट वहाँ पे ज्वाइन नहीं कर रहे हैं उनकी जगह वैकेंट है, तो सबसे पहले स्टैंड बाई में आने वालों में जो टॉप मेरिट में आ रहे हैं, जो उसके नियर बाई है, जैसा कि मैं आपको बता दूं, लगभग अगर मेरी कैलकुलेशन की बात करूं तो एक्स ग्रुप में 2690 2690 रैंक जिस कैंडिडेट की थी, वो कैंडिडेट जो है वो फिट और अनफिट सबको मिला करके, मेडिकल आउट सबको मिला करके 2690 जिसकी रैंक थी, वहां तक एक्स ग्रुप में मेंस में लिया गया है। उसके बाद वालों को एक्स ग्रुप में स्टैंड बाई में रखा गया है। तो इसी प्रोपोर्शन में वाई ग्रुप में भी रखा गया है स्टैंड बाई में। तो स्टैंड बाई में लगभग 100 के आसपास कैंडिडेट जो है एक्स ग्रुप में लिए जा सकते हैं, और 50 के आसपास या 40 के आसपास कैंडिडेट वाई ग्रुप में लिए जा सकते हैं गाइस। तो इतनी गुंजाइश है, इससे ज़्यादा गुंजाइश फिलहाल स्टैंड बाई वालों की नहीं है। तो आपकी यदि कट ऑफ में काफ़ी दूर तक स्टैंड बाई में शो हो रहा है, तो गाइस आप प्रिपरेशन करें, अपनी अगली वैकेंसी के लिए बिल्कुल तैयार रहें। और मैं आपको बता देता हूँ, और क्वेश्चन ये है कि सर किस बेसिस पर चांस मिलेगा। तो चांस भाई सीधी सी बात है कि एक तो जिन्होंने ज्वाइन नहीं किया है वो, प्लस जैसे कि वैकेंसी में कहीं गुंजाइश कर दी जाए, 150 वैकेंसी बढ़ा दी जाए, तो स्टैंड बाई वालों को उतना वहाँ पे जगह मिल जाएगा। और ये बताइए कि सर अब और कोई मेरिट वाइज लिस्ट आएगी? बिल्कुल नहीं आएगी भाई, कोई मेरिट वाइज लिस्ट नहीं आएगी। और आपको जिस दिन वहाँ पे रिपोर्ट करना है, रिपोर्ट करिए आराम से। रिपोर्ट करने के बाद में सेम डे आपको ये इंस्ट्रक्शन मिल जाएगा कि अब आपकी ज्वाइनिंग होनी है या नहीं होनी है। और क्वेश्चन है कि एक और डाउट है कि नेक्स्ट इनटेक में स्टैंड बाई वालों का कोई प्रायोरिटी मिलती है क्या? बिल्कुल नहीं मिलती है। नेक्स्ट इनटेक से स्टैंड बाई वालों का कोई लेना देना नहीं है, इसलिए आप अपनी प्रिपरेशन अपने लेवल पे करते रहें। आपको फिर से जीरो से स्टार्ट करना है, ये मान करके आप चलते रहेगा ऐसा। तो जो जो कैंडिडेट सेलेक्ट हुए उनको बहुत बहुत बधाई हमारी तरफ से। और जो कैंडिडेट सेलेक्ट नहीं हुए, गाइस, कोई चिंता करने की बात नहीं है। वैसे कोई बहुत बड़ा अचीवमेंट तो नहीं कह सकते, लेकिन फ्यूचर में ऐसा हो सकता है कि आपको परमानेंट किया जा सकता है, क्योंकि 2024 आपके सामने एक बहुत बड़ा टारगेट है, पूरे देश के सामने टारगेट है। यदि सरकार को थोड़ी सी भी इस तरह का कोई डायरेक्शन दे दिया जाता है जिससे सरकार किसी प्रेशर में आ सकती है, तो फिर, या फिर आने वाली सरकार ये दावा करती हो कि हम रेगुलर वैकेंसीज वैसे ही करेंगे, अग्निवीर का पूरा जो प्रोसेस है उसको हटा देंगे, या उसमें बहुत बड़ा बदलाव करेंगे, तो सरकारें जो है वो कुछ एक नए ट्रैक पे आ सकती है। गाइस, फ्यूचर में क्या हो सकता है इसके बारे में पूर्णतया कुछ नहीं कहा जा सकता, मगर एक उम्मीद लेकर चला जा सकता है। तो गाइस, अब चलते हैं हम कि भाई ज्वाइनिंग से पहले आपको क्या क्या चाहिए। देखिए, ज्वाइनिंग से पहले आपको सबसे पहले मैं इम्पोर्टेंट अपडेट आपको करवा देता हूँ उस वेबसाइट का, जिस वेबसाइट पे ये आप अपलोड कर सकते हैं सारी चीज़ें। वो है agnipathvayu.cdse.in। यहाँ पे आप सब कुछ देख सकते हैं और सारे इंस्ट्रक्शंस आपको वहाँ पे मिल सकते हैं। फिर भी यदि बात करें इंस्ट्रक्शंस की, तो गाइस इंस्ट्रक्शंस में मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि एक बार मैं इसे एडजस्ट कर लेता हूँ गाइस। दिस इज माय हाइलाइटर एंड आई वुड लाइक टू चूज रेड कलर। ओके, गुड। तो सबसे पहले देखिए, बात करें यदि भारतीय वायु सेना में आपकी भर्ती से पूर्व आपकी पुणे चिकित्सा होगी। देखिए गाइस, री मेडिकल होगा, सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है। री मेडिकल में जो बंदा पास होगा उसी को वहाँ पे रखा जाएगा। तो इसमें बहुत कम बच्चों को आउट किया जाता है, बहुत रेयर चांस में किसी को आउट किया जाता है।
मगर ऐसा नहीं है कि 100% को ले लेंगे। री मेडिकल में यदि फिर उन्हें कुछ मेजर प्रॉब्लम सामने आई तो आपको वहां से रिमूव किया जा सकता है। अब देखिए स्टैंड बाय में किसको लेंगे। यदि आपको स्टैंड बाय उम्मीदवार के रूप में बुलाया जाता है तो आपकी भर्ती संबंधित कोई भी ग्रुप हो या ट्रेड हो में मुख्य उम्मीदवारों की कमी, रिक्तियों की उपलब्धता, मतलब कोई मुख्य उम्मीदवार नहीं आया जो मेंस में क्वालिफाइड था और जो मेन में क्वालिफाइड था वो नहीं आता है, उसकी जगह स्टैंड बाय को दी जाएगी। या फिर रिक्तियों की मतलब वैकेंसी की उपलब्धता, मतलब वैकेंसी को बढ़ाया जाता है इंस्टेंटली, 150 वैकेंसी बढ़ाई जाती है तो फिर वही आपको मौका मिल सकता है। गाइस देखिए और क्या करना आपको, भर्ती के समय आपको अपने साथ में कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स लाने, सबसे इम्पोर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, एक 10th का मार्कशीट ले जाना है। यदि आपका सर्टिफिकेट अलग से है तो वो ले जाना है। ले जाना क्या है, ओरिजिनल के साथ में आपको 3 फोटोकॉपीज की, देखिए 3 छाया प्रतियां यहाँ पे लिखी है, 3 फोटोकॉपीज आपको इसकी ले जानी है, तथा 12th का मार्कशीट ले जाना है और उसकी भी 3 फोटोकॉपीज गाइस आपको ले जानी है। ये प्रमाणित, मतलब किसी से अटेस्टेड करवाने की जरूरत नहीं है। और अब देखिए सीबीएसई के 10वीं तथा 12वीं के एडमिट कार्ड के मामले में सेंटर कोड, यदि आपको एडमिट कार्ड नहीं मिला है तो उस सेंटर का कोड, जो आपका एग्जाम सेंटर था उसका सेंटर कोड आप पूछ लें अपनी स्कूल में कॉल करके कि भाई इस एग्जाम के सेंटर का सेंटर कोड क्या है, और एडमिट कार्ड की आईडी आपकी जो थी वो आपको ले जानी होगी। यदि आपके पास अवेलेबल नहीं है तो इससे आपकी ज्वाइनिंग गाइस किसी भी कंडीशन पे नहीं रुकेगी, बट मांगा है तो आप ले जाएं। वायुसेना कार्मिकों के बच्चे, मतलब जिसके फादर पहले से ही एयरफोर्स में है, उनको आपको SOAFP, मतलब सन ऑफ एयर फोर्स पर्सन, सन ऑफ एयर फोर्स पर्सन का एक सर्टिफिकेट होता है जिसे हम SOAFP कहते हैं गाइस। ये आपको सर्टिफिकेट आपके पापा से बनवा करके आपको ले जाना है और इसकी भी 3 फोटोकॉपी ले जानी है। अब देखिए राजपत्रित अधिकारी कोई गजेटेड ऑफिसर होता है, फर्स्ट ग्रेड के लेवल का कोई बंदा होता है, गवर्नमेंट का कर्मचारी होता है, या तो कोई पंचायत का अधिकारी हो सकता है या तो फिर किसी स्कूल का प्रिंसिपल हो सकता है। इसने क्या किया हो द्वारा हस्ताक्षरित, अच्छा आपको करेक्टर सर्टिफिकेट ले जाना है। क्या ले जाना है, करेक्टर सर्टिफिकेट ले जाना है। ये करेक्टर सर्टिफिकेट आपने जहां से लास्ट स्टडी की है या कर रहे हैं वो आपको देंगे, चाहे तो आप कॉलेज में तो कॉलेज से ले लें, या फिर आप किसी भी स्कूल से जहां से 12th किया है उसके बाद पढ़ाई नहीं की है तो 12th क्लास का टीसी के साथ में आपको सीसी भी दिया जाता है, करेक्टर सर्टिफिकेट, वो ले जाए और वो उसकी फोटोकॉपी भी ले जाएगा। इस 3 स्वप्रमाणित छाया प्रतियों के साथ वेद प्रमाणित पता, आप अपना एड्रेस प्रूफ ले जाएं और एड्रेस प्रूफ में आप आधार कार्ड ले जा सकते हैं, आप अपना डोमिसाइल सर्टिफिकेट ये भी ले जाना, मूल निवास प्रमाण पत्र, दोनों में ही आपका एड्रेस होता है तो एड्रेस प्रूफ के रूप में काम में आ जाएगा। इसकी 3 स्वप्रमाणित, मतलब खुद का सेल्फ अटेस्टेड किया हुआ 3 फोटोकॉपी आपको ले जाना है। अब देखिए आपको एक फोटो खिंचवाना है दोस्तों, और ये फोटो की संख्या होनी चाहिए कम से कम 25। ये वैसा ही फोटो होना चाहिए जैसा एयरफोर्स में खिंचवाया था, बट इस बार आपको स्लेट लेके नहीं खिंचवाना है। और साथ ही साथ ध्यान रखना है कि दोस्तों फोटो शर्ट में ही खिंचवाना है जिसके कॉलर हो, देखिए जो खुले कॉलर शर्ट में बिना टोपी की ली गई हो। टोपी आपको नहीं लगाना है जैसे मैंने लगा रखी है, ऐसे टोपी आपको नहीं लगाना है। और कोई सिख धर्म का अभ्यर्थी है तो उसके तो पगड़ी चलेगी, मगर इसके अलावा कोई भी बंदा पगड़ी या टोपी या साफा पहन करके फोटो नहीं खिंचवाएगा। और आपकी जो मूछें हैं दोस्तों, इसका भी बहुत क्लियर कट यहाँ पे डिक्लेरेशन दिया हुआ है कि किसी भी मामले में किसी भी उम्मीदवार को बिना मूछ के दाढ़ी बढ़ाने की अनुमति नहीं है। मतलब दाढ़ी नहीं बढ़ाएगा पहली बात तो, मगर बिना मूछ के दाढ़ी तो बिल्कुल नहीं बढ़ाएगा। यहाँ पे किसी धर्म विशेष का इंडिकेशन की रिगार्डिंग बात तो नहीं कही है, मगर एयरफोर्स या कोई भी डिफेंस फोर्स है वो आपको इस वे में अलाउ नहीं करेगा दोस्तों। अब देखिए माता पिता अथवा कानूनी अभिभावक के साथ संयुक्त फोटो, अब आपको अपने मम्मी पापा के साथ में फोटो खिंचवाना है और फोटो का साइज होना चाहिए दोस्तों 3x2 इंच।
3 इंच इंटू 2 इंच, उसको बता दें 3 इंच इंटू 2 इंच में वो आपको खींच के देंगे, और इसकी 10 फोटो आपको ले जानी है जिसपे किसी प्रकार के साइन नहीं होने चाहिए। ये अपने पेरेंट्स के साथ में आपको फोटो खिंचवा के ले जाना है, मम्मी पापा के साथ में। यदि आप 18 साल से कम उम्र के हैं तो आपको एक कंसेंट लेटर ले जाना है जिसपे कि अभ्यर्थियों के लिए माता पिता अभिभावक द्वारा हस्ताक्षरित, मतलब उसके पेरेंट्स उस पर साइन करेंगे, और एक राजपत्रित अधिकारी, मतलब कोई भी गजेटेड ऑफिसर, जैसा मैंने अभी आपको बताया, वो फर्स्ट ग्रेड का लेक्चर हो सकता है, वो स्कूल का प्रिंसिपल हो सकता है, इवन तो वो आपका जो है वो सरपंच हो सकता है, गांव का मुखिया हो सकता है, पंचायत समिति का हेड हो सकता है। उनका आप साइन करवा के उसका सी लगवा के जरूर ले जाएं। कोई डॉक्टर हो सकता है। आपके नियोक्ता द्वारा अनापत्ति प्रमाण पत्र यदि नौकरी करते हैं, नौकरी शायद कोई नहीं करता है, ये हमारे लिए एप्लीकेबल नहीं है। आपको बैंक खाते की डिटेल ले जानी है दोस्तों, बैंक अकाउंट का पूरा डिटेल ले जाना है, चेकबुक ले जानी है, पैन कार्ड आपका बना हुआ होना चाहिए। यदि आपका पैन कार्ड नहीं बना है तो आज अप्लाई कर दें, और एक्नॉलेजमेंट नंबर उसके ले लें। आधार कार्ड और आपका जो है वो वोटर आईडी गाइस ले जाना है। वोटर आईडी नहीं बना हुआ है तो कोई दिक्कत नहीं है, उसका वोटर आईडी का कोई इश्यू नहीं है, वो मैंडेटरी नहीं है ले जाना। अब देखिए, आपको वहां पे एडजस्ट करने के लिए दोस्तों हल्का बिस्तर ले जाना है और खुद के व्यक्तिगत कपड़े ले जाने हैं, क्योंकि 45 दिनों तक एयरफोर्स आपके ऊपर कोई बहुत बड़ा खर्चा करना नहीं चाह रहा है। तो उसकी आवश्यकता की पूर्ति के लिए भोजन और रहने की जगह तो वो देंगे, उसके अलावा आप कुछ केस पैसा ले जाएं और कपड़े ले जाएं, और आवश्यक सामान खुद का ले जाएं। आपको अपने स्थायी आवासीय पता ठीक से अवश्य ज्ञात होना चाहिए। देखिए दोस्तों, आपका जो परमानेंट एड्रेस है वो बहुत अच्छे से पता होना चाहिए आपको, और इसमें क्या क्या होना चाहिए, आपके मकान के नंबर कितने हैं, आपकी गली कौन सी है, स्थान कौन सा है, नगर गांव कौन सा है, पुलिस थाना चौकी सबसे इम्पोर्टेंट। कई बार पता नहीं होता कि आपकी पुलिस थाना चौकी लगती कौन सी है, तो कौन सी चौकी लग रही है वो आपको पता होना चाहिए। डाक घर व तार घर का पता, मतलब डाकघर वही पोस्ट ऑफिस आपका, जिला, ये तो बाकी सब आपको पता होता। पिन कोड अवश्य रूप से आपको पता होना चाहिए। नजदीकी रेलवे स्टेशन आपके कौन सा पड़ रहा है, बिल्कुल जरूरी है, ये आपका पता होना चाहिए दोस्तों। गृहनगर के नजदीकी रेलवे स्टेशन आपके सिटी के पास में कौन सा रेलवे स्टेशन है, ये भी आपको पता होना चाहिए। अब देखिए दोस्तों, क्या करना है आपको, बिना डाक टिकट के अपना पता लिखा हुआ एक लिफाफा ले जाना है, एक खाली लिफाफा ले जाना है, एनवलप, जिसके ऊपर आपका अपना होम का एड्रेस होना चाहिए, आपके घर का एड्रेस होगा, और उसके ऊपर किसी प्रकार के टिकट्स नहीं लगे हुए होने चाहिए। अब देखिए दोस्तों, आपको क्या करना है, दिल्ली क्षेत्र से संबंधित अभ्यर्थियों को निम्नलिखित दस्तावेजों की सॉफ्ट कॉपी को, ये सिर्फ और सिर्फ दिल्ली एनसीआर में आने वाले लोगों का है, जो दिल्ली क्षेत्र से संबंध रखते हैं, जो जिनका डोमिसाइल दिल्ली से रिलेटेड है, उनको क्या करना है, वायुसेना चयन क्षेत्र जहां फेज सेकंड पास किए हैं, ईमेल आईडी पर भेजना है। मतलब जैसे आपका मान लो फेज सेकंड बेंगलुरु था, किसी का सिकंदराबाद था, किसी दिल्ली वाले बच्चे का फेज सेकंड गुवाहाटी हो सकता है, जहां कहीं भी था, उन सबको आपको क्या करना है, आपका फोटो जेपीईजी फॉर्मेट में 20 KB से ज्यादा नहीं होना चाहिए। एक फोटो आइडेंटिटी आपको जैसे आधार कार्ड हो गया, जैसे वोटर आईडी हो गया, ड्राइविंग लाइसेंस हो गया, पैन कार्ड हो गया, उसको आप जेपीजी फॉर्मेट या पीडीएफ फॉर्मेट में, जो कि 200 KB से कम होना चाहिए। और आपका एक जो रेजिडेंशियल एड्रेस, आवासीय पता, उसका प्रमाण, जैसे कि पासपोर्ट हो गया, बिजली का बिल हो गया, टेलीफोन लैंडलाइन का बिल हो गया, आपका राशन कार्ड हो गया, बैंक पासबुक, कोई भी, कहने का मतलब एक आईडी प्रूफ और एक एड्रेस प्रूफ, एक आईडी प्रूफ और एक एड्रेस प्रूफ, ये दोनों गाइज आपको यहाँ पे सबमिट करना है। साथ का साथ ही आपको एक अपना फोटो सबमिट करना है, और ये सबमिट कहाँ पे करना है, जिस फेज सेकंड में आप गए थे उसकी ईमेल आईडी पे ये सारी चीजें सबमिट करनी। आगे बताता हूँ, देखिए ये जैसे कि मान लो आपका AC5 जोधपुर में था दोस्तों, AC5 जोधपुर में था, तो फिर ये इसका मेल आईडी रहेगा co.5sc डेस, छोटा छोटा डेस है, rj@gov.in। तो दोस्तों ये 5 ऐसी
किसी बच्चे का सेंटर आया हो दिल्ली वाले का, तो वो यहाँ पे ये सारे अपलोड करेगा इस मेल आईडी के ऊपर, ये सारे डॉक्यूमेंट अपलोड करेगा। ये सिर्फ दिल्ली क्षेत्र वाले बच्चों के लिए, बाकी को इसके ऊपर कोई फोकस नहीं करना है। और आप देखिए दोस्तों, आपको जो ग्रीन कार्ड मिला था, चाहे तो वो आपको पहले ही मेडिकल में डायरेक्ट मेडिकल पास हो गई, या फिर अपील का मतलब है कि रीमेडिकल आपका जहाँ था वहां यदि ग्रीन कार्ड मिला है तो ग्रीन कार्ड को आपको ले जाना ही पड़ेगा। अभ्यर्थियों के द्वारा प्राप्त किए गए कोविड टीकाकरण प्रमाण पत्र की प्रति हार्ड कॉपी आपको लानी है दोस्तों। कोविड का टीका लगा था उसकी हार्ड कॉपी, आपके पास जो भी मैसेज वगैरह था उसका प्रिंट निकलवा लें आप, और निकलवा के ले जाएं। प्रशिक्षण के लिए रिपोर्ट करते समय सभी सावधानियां बचाव अपनाने हैं, जैसे मास्क लगाना है, हाथ को सैनिटाइज करना है, सोशल डिस्टेंसिंग, ये वो सारी चीजें जो है दोस्तों जो कोविड के गाइडलाइन में थी, वो सब के अकॉर्डिंग एक आपका सर्टिफिकेट है वो आप ले जाएं डाउनलोड करके। ये आपको कौन सी वेबसाइट पे डाउनलोड होगा ये मैं लिंक में डाल दूंगा। और एक चीज और ध्यान रखें दोस्तों, ये सारी डिटेल आपको मेरे इंस्टा सॉरी उस पे टेलीग्राम के चैनल पे मिल जाएगा। मेरे टेलीग्राम के चैनल का नाम है दोस्तों मुकेश MIRDHA मिर्धा सर, मुकेश मिर्धा सर नाम से टेलीग्राम का चैनल है, इसको आप फॉलो कर लेंगे, इस पे आपको सारी जानकारी उपलब्ध करा दी जाएगी। अब देखिए दोस्तों, कैंडिडेट्स को सोशल मीडिया, विदेश यात्रा, वित्तीय लेन देन के लिए घोषणा पत्र और वचन पत्र संलग्न भरना है, और अभ्यर्थी के समय प्रलेखों की हस्ताक्षरित हार्ड कॉपी जमा करनी है। मतलब वहां पे एक ऐसा वचन पत्र आपको भरना पड़ेगा जिसको हार्ड कॉपी वही देंगे, आपको सिर्फ भर के साइन करके आपको उनको रिटर्न करना है। इससे संबंधित कोई ज्यादा सोचना नहीं है, वहां पे भर के देना। रिपोर्टिंग के समय अभ्यर्थियों को वैध पहचान पत्र, प्रासंगिक दस्तावेजों के साथ ही भारतीय वायुसेना चयन केंद्र प्रशिक्षण केंद्र में प्रवेश की अनुमति, मतलब आप अपने ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स ले जाएं, वो वहां पे दिखाएंगे, गेट पे आपकी एंट्री हो जाएगी, अदरवाइज आपकी एंट्री नहीं होने वाली है। इसमें आपको क्या करना है दोस्तों, एनरोलमेंट लेटर जो कि आप अपनी ईमेल आईडी पे मिलेगा आपको, या फिर आप कैंडिडेट के पोर्टल पे जाके एयरफोर्स की वेबसाइट पे वहां पे डाउनलोड कर लेवें, और उसको साथ ले जाएं। साथ में अपना ग्रीन कार्ड ले जाएं, फेज 3 का मेडिकल का ग्रीन कार्ड ले जाएं, और एक आधार कार्ड या वोटर आईडी कुछ भी दिखा करके, 3 चीजें दिखा करके आपको एंट्री वहां पे लेनी होती है। अब देखिए, आपके आसन्न प्रशिक्षण का कुछ विवरण नीचे दिया गया है। प्रारंभिक प्रशिक्षण की अवधि 24 सप्ताह दी गई है दोस्तों। शुरू का जो बेसिक ट्रेनिंग है आपकी वो 24 सप्ताह की है। इसका मतलब है कि लगभग आप ये मान के चले कि भाई 24/4 यदि हम करते हैं तो लगभग 6 मंथ, ठीक है, 6 मंथ की ट्रेनिंग इसे हम मान के चल रहे हैं। तो बेसिक ट्रेनिंग इतनी होती है 6 मंथ की। 6 मंथ की ट्रेनिंग आपकी होनी है दोस्तों। आपको तब तक पूर्णतः अग्निवीर वायु नहीं माना जाएगा जब तक आप प्रशिक्षण सफलतापूर्वक, मतलब 6 महीने जब तक आप बेसिक ट्रेनिंग नहीं कर लेते हैं तो आपको अग्निवीर वायु नहीं माना जाएगा। ऐसा तो कम चांस में होता है, कुछ बच्चे बीच में छोड़ देते हैं, भाग जाते हैं, वो जिसे हम भगोड़े कह सकते हैं, उस टाइप से घोषित आपको कर दिया जाता है। बट एयरफोर्स आपको फ्री नहीं करेगा। हाँ, कुछ बच्चों की ये भी क्यूरी थी कि सर हमें बताइए कि हम क्या CGL के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अप्लाई बिल्कुल कर सकते हैं, बट एयरफोर्स आपको आने नहीं देगा। मैं आपको बता दूं कि 1 साल में आपको मैक्सिमम 30 डेज की छुट्टी मिलेगी, और वो 30 डेज की छुट्टी में यदि आपका कोई एग्जाम है तो आप एग्जाम दे सकते हैं, बट ज्वाइनिंग के लिए एयरफोर्स आपको 4 साल तक बिल्कुल भी अलाउ नहीं करेगा। किसी भी कंडीशन पे आपको दूसरी वैकेंसी में ज्वाइन नहीं करने दिया जाएगा, इसलिए आप दूसरी तरफ एक बार के लिए नहीं सोचें। प्रशिक्षण अवधि के दौरान आपकी सेवा कभी भी समाप्त की जा सकती है, ये फालतू की बातें हैं, ऐसा कुछ नहीं। आप इनडिसिप्लिन करोगे तो ही आपकी सेवाएं समाप्त की जाती है, अदरवाइज ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला है। नामांकन और प्रमाणन के बीच की अवधि के दौरान आप वायुसेना नियमों के अधीन होंगे, और वायुसेना अधिनियम, ठीक है दोस्तों। प्रारंभिक प्रशिक्षण कठोर है, हाँ ये सही बात है। रिक्रूट जो है, रिक्रूटी आपकी काफ़ी कठोर होती है, बिल्कुल डेफिनेटली होती है, इसलिए आपकी स्टेमिना अच्छी होनी चाहिए। कहना चाह रहे हैं शरीर पर स्थायी गोदन अनुमति नहीं है, मतलब परमानेंट टैटू जो है वो अलाउड नहीं है, ये बिल्कुल पहले हमारी बात ही हो चुकी है। विशेष जनजातियां हैं जिनके धर्म में टैटू अलाउड है, तो वो अपने जाति का प्रमाण पत्र दिखा करके
टेटो का फोटो लगा करके और ज्वाइनिंग ले सकते हैं। देखिए दोस्तों, समान बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पे देखिए, समान तिथि पर प्रकाशित एक से अधिक पीएसएल, बिल्कुल एक ही डेट पे 2 पीएसएल आई थी, एक्स ग्रुप की पीएसएल एंड वाई ग्रुप की पीएसएल। दोनों पीएसएल में यदि किसी बच्चे का नाम है तो स्ट्रीम की प्रेफरेंस के आधार पर आपको जैसे एक्स को प्रीफर किया था तो एक्स में, वाई को प्रीफर किया था तो वाई में ज्वाइनिंग आपको दी जाएगी। मगर एक चीज क्लियर कर दूं कि इस बार वाई में डायरेक्ट बच्चों का सिलेक्शन दिया गया है उनको एक्स की बजाय, जबकि वो एक्स में भी क्वालिफाई था। ऐसा क्यों हुआ? ऐसा इसलिए हुआ कि वाई का प्रोपोर्शन आपका जो नंबर का है एक्स की बदौलत ज्यादा था, तो आपको वाई में डाल दिया गया। दोस्तों, इसमें आप कुछ भी नहीं कर सकते। भले ही आप एक्स में क्वालिफाइड हो, बट आप किसी बच्चे को वाई में डाल दिया, ऐसा पहली बार हुआ है। पहले ऐसा होता था कि आपको प्रेफरेंस चूज करवाई जाती थी फेज सेकंड वाले दिन, जब आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता था उसी दिन आपका फॉर्म भरा जाता था, जिसमें एक्स एंड वाई दोनों के लिए अलग अलग फोटोग्राफ्स लगते थे और उसमें प्रेफरेंस आप एक्स को करते थे तो एक्स ही मिलता था। इस बार ऐसा नहीं किया गया, इस बार एक्स में क्वालिफाई बच्चे को भी वाई में डाल दिया गया है, तो ये आपको ऐसे ही एक्सेप्ट करना पड़ेगा। इसमें अब आगे कोई अपील हम नहीं कर सकते हैं। दोस्तों, आगे देखिए, अग्निवीर वायु इनटेक 1/2022 के लिए भर्ती के उम्मीदवारों के प्रश्नों से संबंधित पूछताछ के लिए यदि फिर भी आपको कोई क्वेरी है तो दोस्तों इस नंबर पे कॉल करें। इस नंबर पे कॉल करें, ये 8 से 2 बजे के बीच में ही कर सकते हैं। ये ध्यान दें, कॉल बहुत ज़्यादा संख्या में होते हैं, इसलिए हो सकता है आपकी बात नहीं हो पाए, तो आप 2-3 दिन लगातार प्रयास करते रहें, आपका नंबर किसी दिन जरूर आ जाएगा। दोस्तों, अब मैं बताना चाहूँगा कि मेरे टेलीग्राम चैनल का लिंक आप इस नाम से सर्च कर लें, मुकेश मिर्धा सर, और वहाँ पे आप कुछ सूचनाएं जरूर देख सकते हैं। वीडियो आपको पसंद आया तो इसे लाइक और शेयर करना नहीं भूलें। दोस्तों, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन है जो मैंने काफ़ी हद तक ठीक से आपको क्लियर करने की कोशिश करी है। अपने दोस्तों को इसे शेयर करें और सब्सक्राइब मेरे चैनल को जरूर कर लें, ताकि कुछ हेल्प हम सबको मिल जाए। थैंक यू गाइस।